नमस्कार, आज है 14 अप्रैल, दिन शुक्रवार और वक्त हो गया जी बिजनेस की प्राइम टाइम पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री विश्लेषण, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई ने सवाल जवाब के लिए 16 अप्रैल को बुलावा भेजा। संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी छोड़ रहे सरकारी आवास। राहुल को मिला था घर खाली करने का नोटिस। मां सोनिया के साथ रहेंगे राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मोदी का असम दौरा, बिहू महोत्सव में होंगे शामिल। गुवाहाटी को दी एम्स और 3 मेडिकल कॉलेजेस की सौगात। विपक्ष पर भी साधा निशाना। माफिया अतीक ने पूछताछ में कबूला गुनाह। सूत्रों के हवाले से खबर, खौफ को बरकरार रखने के लिए बेटे असद से कराया था उमेश पाल का मर्डर। नोएडा में मास्क लगाना हुआ जरूरी। बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए फैसला। लगातार 2 दिन से नोएडा में 100 से ज्यादा नए केस। तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा सुबह से लेकर शाम तक बाकी क्या हुआ, ये देख लेते हैं टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के प्रसिद्ध बिहू फेस्टिवल के मौके पर आज गुवाहाटी पहुंचे। इस दौरान गुवाहाटी के सुरसजई स्टेडियम में 50,000 से ज्यादा कलाकारों ने एक साथ बिहू नृत्य की प्रस्तुति दी। इससे पहले पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का ये दृश्य जीवन में कभी नहीं भूलने वाला दृश्य है। उन्होंने कहा कि असम के हजारों कलाकारों की मेहनत, ये तालमेल आज देश और दुनिया को बड़े गर्व के साथ दिख रही है। उन्होंने कहा कि आज पूर्वोत्तर में अविश्वास का माहौल दूर हो रहा है, दिलों की दूरियां मिट रही हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एम्स और 3 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने असम में कुल 14,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। 2017 में पीएम मोदी ने खुद गुवाहाटी एम्स की आधारशिला रखी थी। ये 1,120 करोड़ रुपए की लागत से 6 साल के अंदर बनकर तैयार हो गया। ये नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स है। इसके अलावा पीएम ने नलबाड़ी, नागांव, कोकराझार में 3 मेडिकल कॉलेजेस का वर्चुअली उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने असम में एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की नींव भी रखी। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2025 से पहले ही ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी 35 से ज्यादा सीटें जीतेगी। रामनवमी पर बंगाल में हुई हिंसा को घेरते हुए शाह ने कहा कि तृणमूल की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण रामनवमी की शोभा यात्राओं पर हमले की हिम्मत बढ़ी है। शाह ने बंगाल में खराब कानून व्यवस्था को लेकर घेरते हुए कहा कि दीदी के शासन में बंगाल बम धमाकों का सेंटर बन चुका है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर माफिया अतीक ने पूछताछ में बड़ा कबूलनामा किया है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अतीक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अतीक ने पुलिस के सामने माना है कि हत्या की पूरी प्लानिंग उसकी थी। सूत्रों के मुताबिक उसने कहा कि अगर वो उमेश को दिन दहाड़े नहीं मारता तो उसका खौफ खत्म हो जाता। अतीक ने पुलिस को बताया कि उसके कहने पर ही असद प्लानिंग में शामिल हुआ था। अशरफ ने हत्या के लिए शूटर्स का इंतजाम किया। पूछताछ के दौरान अतीक अहमद फिर रोया। अतीक ने कहा कि सब उसकी गलती है। अतीक ने गुजारिश की कि उसे शाइस्ता से एक बार मिलवा दिया जाए। समाजवादी पार्टी प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले दिन से बीजेपी चुनाव को देखते हुए एनकाउंटर कर रही है। उन्होंने पूछा कि जिन अधिकारियों ने ब्राह्मण मां बेटी पर बुलडोजर चला दिया, उन लोगों को मिट्टी में क्यों नहीं मिलाया गया।
अंबेडकर जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे अखिलेश यादव ने राज्य की योगी और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्या संविधान में जो अधिकार है वो नहीं मिलेंगे। अखिलेश ने इससे पहले कहा था कि बीजेपी झूठे एनकाउंटर कर सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। दिल्ली के आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई की जांच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। सीबीआई इस मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि सीबीआई के मुख्यमंत्री को दिए गए नोटिस से उनकी पार्टी डरने वाली नहीं है और न ही पार्टी और न ही केजरीवाल डरेंगे। संजय सिंह ने कहा कि सीबीआई के नोटिस पर मुख्यमंत्री 16 अप्रैल को पेश हुए। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने आज अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया। राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए गए थे। इसके बाद से सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला था। हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी को सरकारी आवास खाली करने के लिए 22 अप्रैल तक का समय दिया था। आपको बताएं कि सूरत की एक अदालत में मोदी सरनेम संबंधित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। सूरत कोर्ट में फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया था। चुनावी राज्य कर्नाटक में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के पूर्व नेता और राज्य के डिप्टी सीएम रहे लक्ष्मण सावदी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु में इसकी जानकारी दी। लक्ष्मण सावदी ने 12 अप्रैल को अथानी विधानसभा सीट से अपना टिकट काटे जाने के बाद विधान परिषद सदस्यता और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। और आइए अब शुरू करते हैं हमारे प्राइम टाइम शो की कवर स्टोरी। आज कवर स्टोरी में बात होगी खाने की, वो भी भारतीय खाने की। भारतीय खाना आम खाना नहीं है, बल्कि इसका इतिहास आज से 6000 से 7000 साल पीछे तक जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत आए विदेशी यात्री, व्यापारी, आक्रमणकारी और शासकों ने हमारे व्यंजनों में अपनी संस्कृति के कलेवर जोड़े, लेकिन हमारी पारंपरिक खाने की आत्मा वही है। भारतीय खाने की ये पुरातन आत्मा है उसकी सादगी, उसकी सात्विकता और उसमें समाया हुआ पोषण। इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम ने आज एक बहुत ही नायाब और एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है इंडियन क्विजीन एट अ क्रॉस रोड। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस रिपोर्ट को बाकायदा जारी किया। इस रिपोर्ट में भारतीय पाक कला, भारतीय व्यंजनों के इतिहास और भारतीय स्वाद की यात्रा को बहुत ही खूबसूरती के साथ पिरोया गया है और आज के आधुनिक जमाने में पश्चिमी खान पान से उसकी बड़ी शानदार तुलना की गई है। इस रिपोर्ट में एक दिलचस्प सर्वे हुआ है, उसका जिक्र भी है और बड़ी नायाब ऑब्जर्वेशंस हैं। इसमें कहा गया है कि स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाई सहित सभी भारतीय व्यंजन वेस्टर्न फूड के मुकाबले कम कैलोरी वाले होते हैं। यह सर्वेक्षण देश के 15 सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में हुआ। इसमें 5000 से ज्यादा लोगों ने अपनी राय रखी, अपने भोजन विकल्पों पर अपनी बात रखी। सर्वेक्षण यह कहता है कि 90% से ज्यादा लोगों ने कहा कि वो खाने में ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक और ज्यादा फैट से होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं। यानी कि जो भारतीय व्यंजनों को खाने वाला है उसको सारे नुकसान मालूम है, वो जागरूक है। टीयर 1 शहरों की तुलना में टीयर 2 शहर के लोगों में चीनी, नमक और फैट के स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में ज्यादा जागरूकता दिखी। 80% से ज्यादा लोगों ने कहा कि उनके लिए सील पैक्ड खाद्य पदार्थों के पीछे दी गई जानकारी को समझना भी आसान है। यानी कि एक मिथ जो हम समझते थे कि सील पैक जो पैकेज्ड फूड है उसके पीछे जो कुछ भी लिखा हुआ है शायद उसे समझ नहीं पाते लोग, तो ऐसा नहीं है। लोग सब समझ रहे हैं कि क्या उसमें लिखा हुआ है, इतनी अवेयरनेस है। हाँ, 40% लोगों ने कहा कि इसे पढ़ना बहुत आसान है और
बाकी जो लोग थे उनका कहना था कि पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाता है। कुल मिलाकर कहें कि भारतीय लोग स्वास्थ्य को लेकर सतर्क हैं, जो पैक्ड फूड है उसमें जो दी गई जानकारी है उसे पढ़ते हैं, उसके बारे में जानकारी जुटाकर उसे समझते भी हैं। हालांकि जो गैर ब्रांडेड यानी कि नॉन ब्रांडेड सामान है उसके मामले में 94% उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें चिंता होती है। गैर ब्रांडेड और अनपैक्ड भोजन, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी गैर ब्रांडेड और अनपैक्ड फूड का इस्तेमाल कर रही है, ऐसे में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को एक्शन लेना चाहिए। जितने भी हमारे तंत्र हैं ये भी इसमें कहा गया है, क्योंकि अनपैक्ड पर तो कुछ जानकारी होती नहीं है और जो खुला जो खाना होता है उसके बारे में ज्यादा जानकारी लोगों को होती नहीं है, इसलिए लोग चाहते हैं कि उसके बारे में कुछ किया जाए। स्टार रेटिंग का भी इसमें जिक्र है इस रिपोर्ट में, और ऐसे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक के बाद ही बाजारों में उतरना चाहिए। अब एसोचैम के जो महासचिव है दीपक सूद साहब, वो कह रहे हैं इस रिपोर्ट में कि भारत के अलग अलग व्यंजनों को दुनिया भर में अच्छी स्वीकृति मिली है, एक्सेप्टेंस मिली है। अब वक्त आ गया है कि जरूरी पोषण वाले पारंपरिक खाद्य व्यंजनों के फायदे बताएं, पूरी दुनिया को बताए जाएं। G20 की हम अध्यक्षता कर रहे हैं, मिलेट एयर मना रहे हैं पूरी दुनिया में हमारे कहने पर, इसलिए मिलेट्स जैसे उच्च पोषक तत्व वाले खाद्य पदार्थों को प्रचार भी मिलना चाहिए, उस पर नीतियां बनाकर उस पर जबरदस्त काम होना चाहिए, और ये हो भी रहा है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, और इसका जो ध्यान है G20 का, ये स्थायी खाद्य सुरक्षा पर है और मिलेट्स जैसी पारंपरिक खाद्यान्नों को बढ़ावा देने पर है। तो बिल्कुल सिंक हो रहा है ये रिपोर्ट। हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं और पूरी दुनिया में भारतीय व्यंजनों के प्रति जो एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, ये तो शानदार तरीके से ये त्रिकोण बन रहा है। इस रिपोर्ट में जो सबसे दिलचस्प कॉलम मुझे नजर आया वो है भारतीय व्यंजनों को लेकर तमाम मिथकों पर। हालांकि 120 पन्ने की ये रिपोर्ट है, एक पेज में इस पर मिथ्स के बारे में बात की गई और बहुत ही दिलचस्प है। इसमें कहा गया है कि भारतीय समोसा क्या बर्गर से ज्यादा सेहतमंद है, क्या घी, जिसको लेकर बड़े चिंताएं लोगों के मन में पैदा हो गई हैं, तो क्या घी को लेकर जो हम ज्यादा चिंता जताते हैं वो ठीक है, क्या घी से सेहत को कोई नुकसान नहीं होता, और भारतीय खाने में कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो प्रचुर मात्रा जो बताई जाती है, क्या वो भी कम नुकसानदेह है दूसरे खानों के प्रति। तो ये इस तरह की बातें हैं जो इसमें मिथ को बर्स्ट करने की कोशिश की गई है। तो कुल मिला के बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट है। सारी बातें तो हम एक एक करके नहीं ला पा रहे हैं आपके सामने, इसीलिए हमने बहुत ही खास मेहमान को बुलाया है जिनसे आप सब लोग वाकिफ हैं। बड़ी प्रासंगिक रिपोर्ट है ये, और इस बेहद खास रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान, जाने माने सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर सर जुड़ चुके हैं। संजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। अच्छा सर, बहुत दिलचस्प रिपोर्ट है सर ये। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। और अच्छी बात ये है कि ये चर्चा जो है, ये खाने की चर्चा, मैं तो इतने सालों से जो खजाना है इसकी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अब सरकार बढ़ चढ़ के इसमें दिलचस्पी ले रही है। इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल आगे आके उसकी ओनरशिप ले रही है, लोगों तक पहुंचा रही है उस इंफॉर्मेशन को, और आप उसको अपने प्राइम टाइम में दिखा रहे हैं। नहीं तो ये खाने की जो चर्चा होती है ना, ये सिर्फ दोपहर के समय थोड़ी सी बात कर ली, उतना हो गया। तो ये मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि जब जो हमारी इतनी अच्छाइयां हैं उसके बारे में लोगों को और पता चले, क्योंकि लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो जैसा हाल हमारे भारतीय खाने को बना देते हैं। लेकिन जो भारतीय खाना है वो वाकई ही एक्चुअली कोई इस रिपोर्ट की मोहताज नहीं है कि वो रिपोर्ट आएगी तो ये तब अच्छा हो जाएगा। हमेशा से अच्छी रही है और उसकी अच्छाइयां जो हैं हमें पता है, इसके बारे में बातें भी होती है। लेकिन नेचुरली जब इस तरह की कोई रिपोर्ट होती है, इस तरह की इन डेप्थ रिसर्च की जाती है, काफी लोगों से बात की जाती है, तो सबका ध्यान फिर और जाता है कि हाँ ये चीज है, इसको खाना चाहिए। और बहुत सारी मिथ्स जो हैं, जो लोग कहते हैं ना कि अरे हमारे यहाँ का खाना तो जो है ना बहुत तला हुआ, बहुत मसालेदार, बहुत ऐसा होता है, पर ये जितना सेहतमंद है, पुराना, जैसे आपने कहा कि 6-7 साल पुरानी जो कहानी चल रही है और अभी तक चल रही है, कुछ तो खासियत है। और सर एक और खासियत है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस रिपोर्ट में पढ़ के, आपको भी अच्छा लगेगा, शायद आपको मालूम भी हो शायद ना भी हो। इस रिपोर्ट में बाकायदा आपका जिक्र है सर,
पेज अच्छा, मुझे नहीं पता। पेज नंबर 85 में आपको कोट किया गया है इसमें, और इस पे कहा गया है, अकॉर्डिंग टू रिनाउंड शेफ संजीव कपूर, रिसर्च शोज दैट इंडियन क्विजीन इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस इन द वर्ल्ड। और इसके आगे भी इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो आपको उद्धृत किया गया है सर, और बहुत अच्छे तरीके से उद्धृत किया गया है। आप फिजिकली तो हर फॉर्म में पूरी दुनिया में हमारे खाने का प्रचार कर रहे हैं, पाक कला का प्रचार कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है सर आपके और भारतीय खानों की, हमारे मन में किसी के लिए कोई दुराग्रह नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि ये मत खाओ, ये खराब है। हम तो कहते हैं कि हमारा भी खाइए, वो भी किसी से कम नहीं है। तो ये बड़ा अच्छी बात है कि इस पे समाहित, और जैसा हमने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा कि जितने भी विदेशी लोग आए, आक्रांता आए, उनके भाव हमारे खाने में जुड़े और जुड़ के वो एक नई चीज बन गए। तो हमने नकारा किसी को नहीं है, बड़ी पॉजिटिव हमारी स्टोरी रही है। और अब सर मैं आपसे जो खास तौर से जो मिथ्स हैं उनके बारे में बात करूंगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि घी को लेकर बहुत ज्यादा डराया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि घी खाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, देखिए, जहां तक अगर हम घी की बात करें, जो घरों में हमारे घी बनता है, वो बड़ा खास होता है। वो किस तरह से खास होता है? जिस तरह से हम बनाते हैं ना, तो पहले तो दूध को उबाल के उससे ऊपर जो मलाई होती है उसको निकाल के उसको हम इकट्ठा करते हैं, और उसी दिन घी नहीं बना देते क्योंकि उतनी मलाई नहीं होती है। तो पहले उसको इकट्ठा किया जाता है 3, 4, 5, 6, 7 दिन तक, और जैसे जैसे हम इकट्ठा करते हैं तो उसकी या नेचुरल फर्मेंटेशन होती है, या जिस तरह से दही जमाते हैं ना, उसको उसी तरह से उसमें जामुन जाग लगाया जाता है। और उसके बाद फर्मेंटेशन जब हो जाती है, उसके बाद उससे मक्खन बना के फिर घी बनता है। तो इससे क्या होता है, इसके जो एंजाइमिक चेंजेस जो होते हैं, जैसे दूध और दही में क्या फर्क होता है कि उसकी फर्मेंटेशन होती है, इसी तरह से जब हम अपना ये घी बनाते हैं, खासतौर से एक बार फिर कह रहा हूं, जो घर का बना हुआ घी है, क्योंकि जब कमर्शियली मेड होता है ना, तो उसके अंदर भी थोड़ा सा दूध को चर्न करके उसमें से क्रीम निकाली, क्रीम का मक्खन बनाया, तो वो फॉर्म चेंज नहीं हुई। लेकिन घर के बनाए वाले में फॉर्म चेंज हो जाती है, एंजाइमिक चेंजेस होते हैं, तो वो काफी हेल्दी माना जाता है। नेचुरली लोगों को इस तरह से लगता है कि जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन ये हमारे यहाँ की रिसर्च जो है, ये तो खैर बहुत पुरानी रिसर्च रही है, लेकिन अब दुनिया वालों को भी ये रिसर्च समझ आ रही है कि हमारे यहाँ का जो घर का बना हुआ घी है, उतना उससे ज्यादा सेहत वाली चीज जो है बहुत कम है, और ये हमारी है। देखिए, बाहर की अगर हम कोई चीज लेके आएंगे ना, जो हमारे यहाँ पर नहीं हो रही है, जो हमारी नहीं रही है, जो हमारे डीएनए में सेट नहीं हुई है, तो वो उतनी जल्दी हम उसको अडॉप्ट भी नहीं कर पाएंगे। जो विदेशी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं होता जो बुराइयां होती है, लेकिन वो वहां के लोगों के लिए अच्छी होती है। अगर हम मिलेट्स की बात करें, तो हमारे जैसे मिलेट्स हैं हमारे यहाँ के, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो किनुआ है वो पेरू में बहुत अच्छा है, लेकिन पेरू यहां से हजारों किलोमीटर दूर है। वहां से जब आप कोई चीज यहां लेके आए हैं, तो वो हमारे डीएनए के हिसाब से वो नई चीज है, उसको अडॉप्ट होने में टाइम लगेगा। तो उसकी सारी अच्छाइयां जरूरी नहीं हमें उसी नाम मिल जाएंगी, वहां के लोगों के लिए बहुत सेहतमंद होगा। तो इसलिए ये भी देखना होता है कि कौन सी चीज लोकल है, कौन सी चीज हम हजारों सालों से खा रहे हैं, सैकड़ों सालों से खा रहे हैं, वो हमेशा लोकल चीजें हमेशा बेहतर होती है। एब्सोल्युटली सर। अच्छा सर, मैं एक चीज आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। अब हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ बड़े पुराने कालों से जिक्र है, जो तीसरी सहस्त्राब्दी है ईसा पूर्व, अगर हम देखें तो हमारा दक्षिणी भाग है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों का। इतिहास में जाएं तो वहां पर पता चलता है कि खुले बर्तनों में दलिया और मांड जैसे चीजों का प्रयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं, जो 3000-2000 साल पुरानी जो सभ्यता है, वहां साक्ष्य मिले कि रोटी उनका बड़ा प्रमुख भोजन था, चावल भी खाया जाता था, मछली के भी वहां पर साक्ष्य मिले हैं। वो हमारे वेदों में जिक्र है सब चीजों का, उसमें जौ का जिक्र है, उसमें जौ की आहुतियां भी दी जाती थी। सर, क्या हमको विशुद्ध रूप से, क्योंकि हमारे खाने में बहुत सारी नई चीजें जुड़ी भी हैं सर, तो क्या ये जो नया कलेवर सारी संस्कृतियों का अब आया है, जिसपे सारी चीजें मिल, ये कलेवर आपको ज्यादा बेहतर लगता है? या कई लोग बोलते हैं बिल्कुल विशुद्धतावादी भी हो जाते हैं लोग कि खाइए तो बिल्कुल वही खाइए, एकदम शुद्धतावादी। तो आपका इस पर क्या कहना है सर? देखिए, मैं कहूंगा कि मॉडरेशन, ये हमने हमेशा सिखाया है। ये मॉडरेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज की अति न करना।
किसी चीज की अति ना करना। अच्छाई की भी अति जो होती है, कई बार ऐसा हो जाता है कि उसमें भी जब आप बंध जाते हैं तो शायद उतना नहीं। तो कोई भी चीज को, जिसको कहते हैं ना, मन पे ना ले ले, उसमें मॉडरेशन रखें, उसकी अति ना करें। तो जिंदगी जो है वो एवोल्यूशन होगी होगी। हजारों साल पहले अगर अगर हम डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन देखें, तो जिस तरह से हम इवॉल्व हो रहे हैं, ह्यूमन बींग जिस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं, उसी तरह से खाना भी इवॉल्व होता है, उसी तरह से आबो हवा भी बदलती है, उसी तरह से पानी भी बदलता है, उसी तरह से अन्न भी बदलता है, और अन्न से मन भी बदलता है। तो बदलाव आएगा। बदलाव में आप कुछ जो चीजें हैं वो नेचुरली आएंगी, पर उसके लिए हम बहुत ज्यादा ना रेजिस्ट करना चाहिए, ना एकदम ऐसे बदल देना चाहिए। जो सहजता से चीजें बदलाव में आएंगी, वो हम उसके यूज टू हो जाएंगे। कि अगर हमारे यहाँ पे जो चीजें आई, अगर लेट्स से अब 400-500 साल पहले हमारे यहाँ पे मिर्च आ गई, आलू आ गए, लहसुन आ गया, तो उसकी जो अच्छाइयां हैं वो धीरे धीरे हमारे में आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि वो सारी चीजें उसमें खराब है, उसमें कुछ अच्छा भी होगा। तो खाने में एक जो चीज होती है, सबसे बढ़िया बात ये होती है कि हर खाने में कुछ अच्छा होता है और कुछ अच्छा नहीं होता। कभी किसी अन्न को डायबिटीज नहीं होती, कभी किसी भी घी तेल को कभी हार्ट अटैक नहीं होता। ये तो इंसानों के लिए होता है, ठीक है। तो उसमें से कौन सी चीज आपके लिए अच्छी होगी, वो आप समय के साथ साथ, अगर कोई बाहर से भी चीज आई है, सहजता से अगर हमने उसको अडॉप्ट किया है, तो हमारी हो जाएगी वो। और जब हमारी हो जाएगी तो उसमें जो अच्छाइयां हैं, अब अगर उसमें से हमने ऐसी चीजें अडॉप्ट करनी शुरू कर दी, अब आप देखें कि जो हम बाहर का खाना कह रहे हैं, उसमें अगर कैलोरीज की बात करें, तो हमारे खाने में उनके खाने में फर्क है। अब जैसे सिंपल सी चीज देते हैं, हम ब्रेड खाते हैं हमारे यहाँ, या पिज्जा आप खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, वो मैदे वाला खा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो रोटी थी, वो हमेशा से हमने रोटी तो होल व्हीट फ्लावर की खाई है, हमेशा ब्रांड के साथ भी खाई है, तो ये हमारी परंपरा रही है। लेकिन अगर आप वही जो गेहूं है, आप उसमें ब्रांड भी डाल के उसकी आप ब्रेड बनाएं, अच्छी तरह से उसको बनाएं, बिना केमिकल्स के बनाएं। जैसे घर के आटे में आप पानी डालते हैं, गूंथते हैं, बना देते हैं, कुछ नहीं डालते हैं। जब आप ये प्रोडक्ट्स लेते हैं, ब्रेड भी आपने ली, अच्छी सो कॉल्ड ब्राउन ब्रेड ले ली, और पीछे केमिस्ट्री लैब दिखती है वो ब्रेड, पीछे आप अगर पढ़ लें उसमें ये तो ऐसा लगता है कि ओहो ये केमिस्ट्री लैब वाली चीजें आ गई। तो जितनी चीजें नेचुरल होंगी तो वो बढ़िया रहेंगी, कहीं की भी हों। लेकिन हमारे यहाँ पे जिस तरह से मैं कहता हूं कि जो हमारी बॉडी जिन चीजों के लिए इतने सालों में सेट हुई है, वो धीरे धीरे से बाहर से आने वाली चीजों के लिए भी सेट होगी, उसमें अच्छी चीजों को अडॉप्ट करेंगे और वो अपनी हो जाएंगी। बिल्कुल, ये आपने कितनी सुंदर बात बोली सर, कि घी को और कभी खाने को कभी हार्ट अटैक नहीं होता, उनको डायबिटीज नहीं होता है। सही बात है। ये हम किस रूप में उसे ले रहे हैं और किस रूप में उसको आत्मसात कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा है। अच्छा, इस रिपोर्ट में एक और चीज है, कई विशुद्धतावादी ये भी कहते हैं साहब हमारा खाना, अब कई लोग बोलेंगे समोसे का जिक्र हो रहा है, अब समोसा तो हमारा है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, समोसा हमारा नहीं है, ईरान से आया है। संबूसा इसका नाम हुआ करता था, और जो तिकोना है, कहा जाता है कि वो मिस्र के पिरामिड से वो शेप लिया गया है। लेकिन जब वो भारत में आया, अब इस यही रिपोर्ट ये कह रही है, वो भारत में आया तो उसमें हल्दी आ गई, उसमें जो भारतीय सब्जियां हैं उनका इनपुट चला गया, और आज हम उसको अपना मानकर, समोसा जो कि मूल रूप से विदेशी है लेकिन उसमें भारतीयता समा गई है, इसलिए उसको भारतीय मानकर आज हम कह रहे हैं कि साहब वो जो बर्गर है ना, उस बर्गर में उतनी सब्जियां नहीं है, उस बर्गर में वो उस पे हल्दी की जो पौष्टिकता है वो नहीं है। तो इसलिए कंपेयर कर रहे हैं ये कि समोसे को भी जो डर डर के खाते हैं, कम से कम बर्गर से बेहतर है। ये कैसा लगा सर आपको? नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, जो हम हमारे समोसा खाते हैं, तो अगर आप देखें तो 95% जो समोसे, बल्कि शायद ज्यादा ही होगा, वो वेजिटेरियन समोसे होते हैं, आलू से बने हुए होते हैं। ठीक है, आलू और कई बार मटर भी पड़े होते हैं उसके अंदर। जो आलू है, सिर्फ आलू हम समझ लीजिए उसके अंदर, तो उसके अंदर आलू जो है वो सबसे ज्यादा, उसमें जो मात्रा रहती है पानी की रहती है, पानी की कैलोरीज नहीं होती हैं। मीट जो है वो कैलोरी के हिसाब से, फैट के हिसाब से वो ज्यादा डेंस होता है, राइट। तो जहां आपने चॉइस बिटवीन, तले हुए आलू नहीं है पहली बात है, राइट, ये पके हुए आलू हैं, एक तरह से स्टीम्ड आलू है। बाहर की जो उसकी स्किन है, जो उसका कवर है, वो फ्राइड है, अंदर फ्राइड नहीं है, अंदर वो उबला हुआ आलू है, राइट। उसके अंदर मॉइस्चर काफी है। फिर उसके अंदर, जैसे आपने बताया, उसके अंदर जो मसाले पड़ते हैं,
अब तो बाहर हमने इतना अडॉप्ट कर लिया है कि बाहर जब बेलते हैं ना उसके अंदर हम अजवाइन डाल देते हैं। कितनी बढ़िया चीज है, कितनी हेल्दी चीज है। इसमें जो मसाले डालते हैं वो भी हमारे लिए अच्छे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको हम बहुत तीखा बनाते हैं। तो कैलोरी के हिसाब से भी, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर काफी ज्यादा है, उतना डेंस नहीं है जैसे कि बर्गर वगैरह रहते हैं, तो नेचुरली रिलेटिवली। बट फिर भी अगर हम समोसे की भी अति करेंगे ना तो भी गलत। समोसे की भी अति नहीं करनी है हमें। तो जो भी कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई भी हमारे पास में नॉलेज आए, जिस तरह से रिपोर्ट आई है, तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए अरे ये कल ये रिपोर्ट आई, ये भारत सरकार ने कहा कि समोसे जो है बहुत बढ़िया और कल से हमने सुबह शाम रात समोसे खाना शुरू कर दिए। बिल्कुल ना, ऐसा ना करें। ये आपने बहुत सही कहा सर, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे भी जो कि भारतीय खाना या इंडियन स्ट्रीट फूड को ऐसे ले लेंगे कि साहब अब तो हम सब चीज़ वही खाएंगे जो तली और जली। देखिए इसमें एक चीज़ का और जिक्र है सर, इसमें जो कहा गया है कि जो ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड है हमारे इंडियन क्विजीन्स के, जिसमें ग्रिलिंग है, पैन फ्राइंग है, पोचिंग है, बॉइलिंग है, स्टीमिंग है, ये सारी चीज़ों को जो हम करते हैं तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड खाने को हम करते हैं। जो अभी नॉन ट्रेडिशनल वे आ गया है उसमें तो पहले से ही एक तो वो पैक्ड है, फ्रोजन है, पता नहीं कितने दिनों से रखे हुए, और उसके बाद हम उस पर इस तरह के प्रयोग करते हैं। तो बड़ी महीन चीज है, लेकिन बड़ी सेहतमंद बात इस रिपोर्ट में लिखी गई है। सर आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ पे एक्चुअली हमारी चाहे हम कुछ भी कहे, हमारे यहाँ पे फ्रेश खाने की जो परंपरा है, अब किसी भी कारण से रही हो, चाहे हमारी कोल्ड चेन उतनी बढ़िया नहीं रही हो, चाहे हमारी एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतनी अच्छी नहीं हो, तो किसी भी कारणवश हमारी जो आदत है वो फ्रेश खाने की, रोटी भी हमें एकदम फ्रेश चाहिए, सब्जियां भी हमें फ्रेश चाहिए, जो खाना है सारा एकदम फ्रेश चाहिए। तो फ्रेश खाने की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो जाहिर सी बात है बहुत अच्छी होती है। जो पैकेज्ड खाना है, जिसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई, एक्सेप्ट मैं कहूंगा कि जो फ्रोजन है वो फिर भी बेहतर है। जो बाकी तरह से अगर कोई भी केमिकल डाल के अगर आपने कुछ चीज की शेल्फ लाइफ एक्सटेंड की है, कोई ऐसी आपने प्रिजर्वेटिव डाले हैं जिसकी वजह से शेल्फ लाइफ आपने इंक्रीज की है, कई बार नेचुरल जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो भी हो सकता है कि ज्यादा मात्रा में ठीक नहीं हो। जिस तरह से नमक, तेल, ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, बट प्रिजर्वेशन के लिए जितना जरूरत होती है, जैसे पिकल आप देखते हैं नेचुरल प्रिजर्वेशन हो जाती है नमक और तेल और मसालों की वजह से, लेकिन ज्यादा नहीं आप उसको खा सकते। तो जितनी फ्रेश चीजें हैं वो एकदम बेस्ट रहेंगी। हाँ, फ्रोजन उसके बाद में आता है, पैकेज जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं वो बहुत नीचे होते हैं। तो हमारी तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, लाइफ कम कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, अगर जो यंगर जनरेशन है, मैं कहता हूं कि घर में फ्रेश खाना, किचन की परंपराओं को ना तोड़ें। कुछ देशों में घर की किचन में खाना बना हुआ वो डीग्रो कर रहा है। बिल्कुल, कई देशों में किचन ही नहीं है आजकल। तो उस परंपरा की तरफ ना जाएं अगर अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही सर। और हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से जब मैं पढ़ रहा था मुझे एक बहुत दिलचस्प चीज़ पता चली, और उसमें ये कहा गया, हमारी जो आयुर्वेदिक पद्धति है उसमें कहा गया कि प्राण शक्तिपूर्ण भोजन, प्राण शक्तिपूर्ण भोजन का मतलब जिस भोजन में प्राण बचे हुए हों वो बासी ना हो गया हो। तो ये जो प्राण जब तक है इसका आपने अगर किया शांति, शुद्धता और उसकी सौंदर्य बोध के साथ, तो बड़ा मजा आएगा आपको खाने में, और उसके आपको फल भी मिलेंगे उतने ही सुखकारी। तो इसलिए ये प्राण शक्ति ना खोए, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक आखिरी सवाल संजीव सर, आपके साथ बात करते हुए बड़ा दीपक जी, एक इस पे मैं थोड़ी सी टिप्पणी छोटी सी जी 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 सर प्लीज। बहुत अच्छा आपने कहा कि बासी खाना नहीं, लेकिन कुछ बासी खाने ऐसे होते हैं हाँ, जिसमें प्राण बढ़ जाते हैं। अरे वाह, फर्मेंटेड जितनी चीजें होती हैं। अब दूध लिया, हाँ, दूध को आपने रखा, उसकी दही बनाई, फर्मेंटेशन हुई, तो एक तरह से दूध को बासी हो गया। आप कुछ दूध रखे आपने, कुछ जैसे बासी हो गया, लेकिन उसमें प्राण बढ़ गए। हाँ, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेटर ऑर्गेनिज्म फॉर योर गट है। क्या बात है। तो प्राण जो है, ऐसा नहीं है कि हर बासी चीज जो है वो अच्छी नहीं होती है, फर्मेंटेड बासी चीजें बड़ी अच्छी होती है। तो सिर्फ एक छोटी चीज बताना चाहता हूं। नहीं, अच्छा किया सर आपने इसको दुरुस्त कर दिया यहाँ पर। और लेकिन अंततोगत्वा जो बात है वो प्राण की ही है।
तो अगर वो बासी हो रहा है, उसके प्राण जा रहे हैं, तो फिर मत खाइए। और बासी होने से यदि उसमें प्राण आ रहे हैं, उसमें प्राण शक्ति बढ़ रही है, तो फिर खाइए उसको आराम से। अब एक आखिरी सवाल सर, हमारे मिलेट से जुड़ा हुआ। मिलेट्स के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि बड़े बेस्वाद से होते हैं। हम लोग भी पीछे पड़ जाते हैं कि साहब मिलेट्स खाइए, बड़े स्वादिष्ट हैं। क्या हमको ये अवधारणा छोड़नी नहीं चाहिए सर कि बड़े स्वादिष्ट हैं? स्वाद की जगह अगर हम उनकी पौष्टिकता पे बात करें, उसकी सादगी पर अगर हम बात करें, उस तरह से इसे प्रमोट करें, बिना किसी को झूठा आश्वासन दिए हुए कि साहब ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, तो कैसा रहेगा सर? या स्वादिष्ट ही जबरदस्ती बनाए उसे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। इसको हमें होलसम फर्स्ट जो है, क्योंकि समझ आता है लोगों को, जैसा कि रिसर्च भी बता रही है, और खासतौर से टियर 2 सिटीज में अगर आप देखेंगे तो वहां पे ज्यादा समझ आ रहा है। लेकिन एक और मैं चीज कहूंगा, क्योंकि हम इस पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और जल्दी इसकी हम एक रिपोर्ट निकालेंगे मिलेट्स के ऊपर। हम इसके लिए मेन्यू कुछ इस तरह के बना रहे हैं जो एकदम इसको मिलेट्स को बहुत अच्छी तरह से पोजीशन करेंगे। तो अभी मिलेट्स की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि लोग इसको बोरिंग, दिखने में अच्छा नहीं है, जानवरों को खिलाने के लिए चारे में भी काम आ सकता है, इस तरह की पोजीशनिंग रही है। तो इसकी लग्जरी पोजीशनिंग के लिए उसकी कुछ ऐसी चीजें बना रहे हैं, उसको इस तरह से पेश कर रहे हैं, उस पर काम हम कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा उस पर काम कर रहे हैं, ताकि उसकी पोजीशनिंग, क्योंकि जो यंगर जनरेशन है उनको थोड़ी सी इस तरह की चीजें जल्दी समझ आती है। तो झूठा आश्वासन तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ये बताना चाहिए कि अच्छा ये आपके सेहत के लिए अच्छा है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को मिलकर उस पे इनोवेशन, कुछ ऐसा जिससे लोगों को लगे कि अच्छा ये भी बढ़िया हो सकता है, ऐसे भी ये बन सकता है, तो उस पे भी काम करना चाहिए। जैसे हम करें, मैं कहूंगा कि और भी लोग आगे बढ़ के आए और उसको कहें। झूठा आश्वासन तो किसी चीज में ज्यादा देर कभी टिकता ही नहीं। एब्सोल्युटली सर। और आपने बहुत अच्छी बात कही, जो आपने लग्जरी पोजीशनिंग कही। अब सिर्फ मिलेट्स को आप रूखा सूखा समझ जाएंगे, सादा सिंपल सा खाना समझ जाएंगे, तो कोई समझेगा नहीं। जब तक आपने उसमें अच्छे इनोवेशन करके उसको प्रेजेंटेबल नहीं बनाया, उसमें लग्जरी का पुट नहीं डाला, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और हम वेट करेंगे जब संजीव सर की रिपोर्ट आएगी मिलेट्स पे। मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ा वेट करूंगा और उस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे उस दिन। बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, बड़ा दिलचस्प चर्चा हुई। थैंक यू सो मच। हमेशा आप वक्त निकालते हैं। थैंक यू दीपक जी, आपके साथ हमेशा बात करके मजा आता है। आप हमेशा रिसर्च करके आप बात करते हैं, तो मुझे बड़ा मजा आता है। तो जब भी आपके यहाँ से आता है तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं कैसे भी कोची में शूट कर रहा हूँ, बिल्कुल समय नहीं है, मैं बाहर निकल के शूट से निकल गया हूँ, क्योंकि आप जिस तरह से करते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सच्चाई के साथ करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपके आते ही हमारे कार्यक्रम का स्तर बढ़ जाता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ती जा रही है। देश में कुल एक्टिव मामले 50,000 के पार चले गए हैं, मगर लोगों यानी आम पब्लिक को इसे गंभीरता से लेना होगा। बाजारों में खूब भीड़ है अभी भी। ट्रेनें, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सभी माध्यम ठसाठस हैं। वीकेंड पर कहीं भी चले जाइए, भीड़ इतनी है कि लोगों के कंधे टकरा रहे हैं। ऐसे में कोरोना ज़्यादा ना फैले, इसके लिए हमें सतर्क रहना बड़ा ज़रूरी है। कोरोना फिर डराने लगा है। सिर्फ दिल्ली में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 1086 मामले दर्ज किए गए हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि दिल्ली में कोरोना का संक्रमण दर करीब 30% है। पूरे देश की बात करें तो शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में 11,109 नए मामले सामने आए हैं। गुरुवार को 10,158 मामले, बुधवार को 7,830, मंगलवार को 5,676 और सोमवार को 5,880 मामले सामने आए थे। यानी सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना नए मामलों में 2 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना मामलों में उछाल डराने वाला है। शुक्रवार तक देश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 50,000 तक पहुंच गई है। भारत में कोरोना के मामलों में करीब 38% XBB.1.16 वेरिएंट के मिल रहे हैं।
जीनोम सीक्वेंसिंग पर नजर रखने वाली सरकारी संस्था इंसाकॉग ने बताया कि मार्च के तीसरे हफ्ते तक लिए गए सैंपल में ओमिक्रॉन का XBB वेरिएंट सबसे ज्यादा पाया गया। WHO ने XBB.1.16 वेरिएंट को अभी तक सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया है। इस वेरिएंट से संक्रमित लोगों में तेज बुखार और खांसी के अलावा एक और लक्षण दिख रहा है। इसके मरीजों में कंजक्टिवाइटिस की भी शिकायत दिख रही है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आंख आना भी कहा जाता है। IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कोरोना है, इस वजह से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। IMA के मुताबिक कोरोना मामले बढ़ने के 3 कारण हो सकते हैं, जिनमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करना, कम परीक्षण दर और वायरस के एक नए संस्करण के उभरना हो सकता है। दिल्ली एम्स ने कुछ डॉक्टरों को कोरोना होने के बाद एक एडवाइजरी जारी की है। हॉस्पिटल में स्टाफ के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही उन्हें भीड़ भाड़ में जाने से बचने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही विजिटर्स के लिए अस्पताल में आने से पहले स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण फिर से शुरू कर दिया है। कंपनी के पास कोवोवैक्स वैक्सीन की 6 मिलियन बूस्टर खुराक पहले से ही मौजूद है। कुल मिलाकर कहें तो कोरोना से बचने का सबसे कारगर तरीका मास्क है। अगर आप फेस मास्क लगाकर निकलते हैं तो वायरस से संक्रमित होने का खतरा काफी कम हो जाता है, जबकि दूसरा सबसे कारगर तरीका कोरोना की वैक्सीन और बूस्टर डोज है, जिसमें मौत के जोखिम का खतरा काफी कम होता है। कुछ और जरूरी उपाय हैं, जैसे बार बार हाथ धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाना। ये कुछ ऐसे कारगर उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप महामारी से काफी हद तक बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर यूपी के नोएडा में बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। नोएडा में सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है। इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 130 नए केसेस सामने आए हैं। पूरे देश में कोरोना के सक्रिय मामले 49,000 के पार पहुंच गए हैं। माफिया अतीक से चल रही पूछताछ में अतीक अहमद ने हत्याकांड से जुड़े कई अहम खुलासे किए हैं। पूछताछ में अतीक ने कबूल किया कि उसने ही उमेश पाल को मरवाया है और अतीक के कहने पर ही बेटा असद प्लानिंग में शामिल हुआ था। उमेश पाल मर्डर केस में माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। देर रात प्रयागराज पुलिस टीम नैनी सेंट्रल जेल से दोनों भाइयों को लेकर धूमनगंज थाने पहुंची। रात भर थाने में अतीक से पूछताछ हुई। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई कि पूछताछ में अतीक ने अपना जुर्म कबूल किया। अतीक ने पुलिस के सामने माना है कि हत्या की पूरी प्लानिंग उसी की थी और अगर वो उमेश को दिन दहाड़े नहीं मारता तो उसका खौफ खत्म हो जाता। अतीक ने पुलिस को बताया कि मेरे कहने पर ही असद प्लानिंग में शामिल हुआ था। अशरफ ने हत्या के लिए शूटर का इंतजाम किया। वहीं पूछताछ के दौरान अतीक अहमद फिर रोया। अतीक ने कहा कि सब मेरी गलती है। अतीक ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा गम बुजुर्ग पिता के कंधों पर जवान बेटे का शव होता है। अतीक ने गुजारिश की कि शाहिस्ता से एक बार मिलवा दें। डिजिटल एडवर्टाइजिंग सेक्टर की कंपनी ब्राइटकॉम ग्रुप पर सेबी ने बड़ा एक्शन लिया है। सेबी ने ब्राइटकॉम ग्रुप में गड़बड़ी पकड़ने के बाद कड़ा आदेश जारी किया है। सेबी के बोर्ड मेंबर अश्विनी भाटिया ने यह अंतरिम आदेश जारी किया है। कंपनी को 7 दिन के भीतर ही सही शेयर होल्डिंग को पब्लिक करने का आदेश दिया गया है। हम आपको बता दें कि ब्राइटकॉम ग्रुप वो कंपनी है जिसमें गड़बड़ियों के बारे में जी बिजनेस समय समय पर आगाह करता आया है। कंपनी के बोनस शेयरों में गड़बड़ी तो इस पर हमने पूरी मुहिम चलाई थी। इस खबर पर विस्तार से बातचीत हमने जी बिजनेस के पहले जो हमारे शोज हुए हैं उसमें भी की है और अभी ये जो ताज़ा आदेश आया है इस पर बातचीत करने के लिए ब्रिजेश हमारे साथ हैं। ब्रिजेश, मुख्य तौर पर सेबी को क्या क्या गड़बड़ियां नजर आई हैं? सेबी के होल टाइम मेंबर अश्विनी भाटिया ने ये आदेश पारित किया है ब्राइटकॉम ग्रुप के खिलाफ और उसमें आरोपों की बड़ी लंबी चौड़ी और गंभीर किस्म की जो है वो लिस्ट है। सबसे बड़ी बात ये सबसे बड़ा आरोप जो है कंपनी के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने खातों में गड़बड़ी की है और खर्चों को जो है वो कम दिखाया और मुनाफा ज़्यादा दिखाया, जबकि खर्च ज़्यादा हो रहे थे और मुनाफा कम हो रहा था। और ये सेबी ने पाया कि 1280 करोड़ रुपए का जो इम्पेयरमेंट लॉस है उसको कंपनी ने छुपाया, उसमें गड़बड़ी की।
सेबी ने 2014-15 से लेकर के 2019-20 तक जो है वो खातों की जांच की थी और इस दौरान ये पाया कि कंपनी के जो नतीजे थे वो सही तस्वीर नहीं पेश कर रहे थे। इसके अलावा जो कंपनी ने शेयर होल्डिंग जो डिक्लेयर कर रही थी कंपनी, वो उस शेयर होल्डिंग में भी गड़बड़ी पाई गई। 34 में से 31 तिमाहियों में कंपनी ने शेयर होल्डिंग की सही तस्वीर जो है वो पेश नहीं की। इसके इन्हीं गड़बड़ियों को देखते हुए सेबी ने फॉरेंसिक ऑडिट कराने का ऑर्डर दिया था, लेकिन कंपनी ने इस फॉरेंसिक ऑर्डर का जो निर्देश आया था सेबी का, उसको डिस्क्लोज करने में भी बहुत आनाकानी की और 165 दिन की देरी के बाद इसको जाकर डिस्क्लोज किया, जो भी गलत था। इसके अलावा कंपनी ने जो कंपनी के जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर थे, जो ऑडिट करते हैं कंपनी की सालाना बेसिस पर, उनकी भूमिका को लेकर भी इस सेबी के आदेश में सवाल उठाया गया है। ये कहा गया कि जब इतनी सारी गड़बड़ियां दिख रही थी तो उन्होंने अपना जो ऑब्जर्वेशन लिखा या अपनी जो टिप्पणी लिखी उसमें इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया। साथ ही जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसकी नियुक्ति के तरीके पर भी सवाल उठाए गए। एक तरह से कहें तो तिकड़म मिलाकर उन्हीं ऑडिटर्स की नियुक्ति दोबारा की गई। साथ ही एक गड़बड़ी ये भी पकड़ में आई कि जो ऑडिटर थे, ऑडिटर के फैमिली मेंबर को नियम ये है कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा की कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती, लेकिन इस केस में करीब 3.5 करोड़ रुपए के शेयर का अलॉटमेंट जो है वो पाया गया ऑडिटर के फैमिली मेंबर को। साथ ही प्रमोटर्स जो थे उन्होंने खुद बहुत ही सस्ते भाव पर कंपनी के शेयर लिए और भाव जब ऊंचे गए तो बेचे। इस तरह से उन्होंने गड़बड़ी की और मुनाफा कमाया। अच्छा ब्रिजेश जी, अपने अंतरिम आदेश में क्या क्या पाबंदियां लगाई गई हैं और बाकी जो निर्देश हैं वो किस तरह के दिए गए हैं? जो कंपनी के चेयरमैन हैं, सीएफओ हैं, इसके अलावा प्रमोटर ग्रुप के 2 और लोग हैं, ये 4 के चारों लोग अपना शेयर कोई भी तरह से बेच नहीं पाएंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और इनके शेयरों पर कहें तो एक तरह से वो फ्रीज लग गया है। साथ ही यह आदेश दिया गया है कि 2014-15 से लेकर के 2021-22 तक कंपनी के खातों को नए सिरे से बनाना पड़ेगा, ताकि निवेशकों के पास जो है वो कंपनी की जो वित्तीय स्थिति है उसकी सही तस्वीर पहुंच सके। 7 दिनों के भीतर शेयर होल्डिंग की सही तस्वीर भी एक्सचेंजेस को बताने को कहा गया है, ताकि वहां से निवेशकों को सही बात पता चल सके कि वाकई में शेयर होल्डिंग जो है वो कितनी है। सब्सिडियरीज जो हैं इस ग्रुप की, उनका जो स्टैंड अलोन रिजल्ट है वो कंपनी की वेबसाइट पर डालना पड़ेगा, ताकि निवेशक जो पूरे ग्रुप की सही तस्वीर है वो उनको पता चल पाए। जितने भी 4 लोग जो हैं ये इन पर आरोप लगाया गया है, उनको 21 दिन का मौका दिया गया है कि ये अपनी बात सेबी के सामने रखें। ये अंतरिम आदेश है और इसके बाद जब सभी पक्षों की सुनवाई हो जाएगी तो फिर सेबी की तरफ से फाइनल ऑर्डर इस मामले पर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। और अब इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दें, सोने में तेज गिरावट दिखाई दे रही है। एमसीएक्स पर सोना करीब 800 रुपए गिरा है और एमसीएक्स पर जो भाव है सोने का वो 60,500 के नीचे चला गया है। विदेशी बाजार में सोना $30 के आसपास से, बल्कि इसमें थोड़े से और अपडेट आए हैं। सोने चांदी में अब 1100, एमसीएक्स पर सोना जो है वो 1100 से ज्यादा गिरा है, भाव 60,200 के नीचे चला गया है और विदेशी बाजार में सोना करीब $50 लुढ़का है, भाव $2,000 के करीब पहुंच चुका है। और एमसीएक्स पर चांदी की अगर बात करें तो 1500 से ज्यादा की गिरावट दिखाई दे रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, गिरावट की कहानी क्या है सर? देखिए दीपक, जो खबर अभी आप पढ़ रहे हैं कि 1100 रुपए एमसीएक्स पर गोल्ड के दाम कम हो गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गिरे हैं, तो आपको देश की महिलाएं बहुत दुआ दे रही होंगी इस वक्त, क्योंकि आपने बहुत राहत की खबर सुनाई है। बहुत तेज गिरावट आई है और लंबे वक्त के बाद एक झटके में इतने दाम गिरे हैं सोने और चांदी के, तो बहुत जोरदार गिरावट है। $50 एक झटके में ग्लोबल मार्केट में गोल्ड के दाम कम हो गए। जबरदस्त गिरावट इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है और उसका बड़ा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर इस वक्त दिख रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि देखिए, आप पिछले हफ्ते जो कुछ खबरें आई, उसके बाद इस हफ्ते जो खबर आई कि अमेरिका में मंदी आ सकती है, अमेरिका में महंगाई के आंकड़े कम हो गए, तो ये सारे फैक्टर गोल्ड के लिए बहुत पॉजिटिव थे और इस पर गोल्ड के मार्केट ने रिएक्ट भी किया। गोल्ड में बहुत बड़ी तेजी आई इन दोनों बातों के बाद। लेकिन अब मार्केट को लगता है कि जितने भी पॉजिटिव फैक्टर थे गोल्ड के लिए वो सब डिस्काउंट हो चुके हैं।
जो लोग लंबे समय से गोल्ड में बाई कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि इंडियन मार्केट में 50,000 के भाव से जो बाइंग कर रहे हैं या ग्लोबल मार्केट में जो $1900 के आसपास से बाइंग कर रहे हैं, उनको लगता है कि अब सारे पॉजिटिव फैक्टर एक एक करके डिस्काउंट हुए हैं, लिहाजा अब इस लेवल के ऊपर गोल्ड का जाना अभी मुश्किल होगा और इसीलिए बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है इस पर। मुनाफा उसूली मतलब जिन लोगों ने नीचे के भाव में खरीदा है वो अब बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ये एक बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त डॉलर का मार्केट रिकवर हुआ है, डॉलर का इंडेक्स थोड़ा सा रिकवर हुआ है 0.5% के आसपास, और जब डॉलर में रिकवरी आती है तो गोल्ड और सिल्वर के दाम गिरते हैं, ये एक दूसरी बड़ी वजह है। अब जो बाजार की नजर है वो 2-3 मई की फेड की मीटिंग पर टिकी हुई है और अमेरिका में महंगाई घटने के बाद और मंदी के अनुमान के बाद अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो 2-3 मई को अमेरिका में फेड की मीटिंग होगी उस बैठक में शायद 25 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी हो ब्याज दरों में और उसके बाद फेड ये ऐलान कर दे कि ये आखिरी बढ़ोतरी है, पॉज बटन दबेगा। तो अब ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर गोल्ड के लिए है, लेकिन उसको भी मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है। अब गोल्ड का मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, इसके लिए किसी नई खबर की जरूरत होगी, किसी नए ट्रिगर की जरूरत होगी जो अभी सामने नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है अगले हफ्ते कुछ और ट्रिगर आ जाए, तो लिहाजा इसीलिए ये गिरावट आई है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल है गोल्ड के वो अभी भी मजबूत है। बेशक अब गोल्ड के बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हो जाएगी। आपने शुरू में कहा कि हमको बहुत दुआएं मिल रही होंगी सोने के खरीदारों से, सोने के शौकीन, लेकिन ये बताइए अब तो रात हो गई, दुकानें बंद हो गई हैं, तो दिन कितने उनके पास ये सस्ता सोना खरीदने की? नहीं, दुकानें बंद हो गई है, लेकिन कल सैटरडे है, छुट्टी भी है, तो आज जो गिरा है उसका असर कल आपको ज्वेलरी की दुकानों पर दिखेगा। अच्छा, और ये बड़ा अच्छा मौका है कि तो है ना, ठीक पहला वाला आता है। अभी 2-4 दिन है ना? बिल्कुल है 2-3 दिन। अब तो आज मार्केट बंद हो जाएगा, अब तो बढ़ेंगे भी नहीं, मतलब 2 दिन तो आप समझिए गोल्ड के दाम कम ही रहेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और मृत्युंजय, पिछली बार जब बढ़ोतरी हुई थी आपने आगाह किया था कि एक बड़ा करेक्शन आएगा और आया भी। आपके शोज के जरिए गोल्ड और चांदी पर जो सही राय मिलती है उसी दिशा की तरफ ये मुहर लगती हुई खबर की। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय। और आइए अब देखते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। अगर आप टेक की खबरों में इंटरेस्टेड हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेक वर्ल्ड की 10 बड़ी अपडेट्स। डेल के गेमिंग लैपटॉप से लेकर वीवो की T2 सीरीज तक बहुत कुछ हुआ खास। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया, आप देख रहे हैं टेक टॉप 10। लेट्स डाइव इन। Xiaomi ने अपने स्मार्टर लिविंग 2023 इवेंट में प्रोडक्ट्स की नई रेंज पेश की है। इनमें Xiaomi स्मार्ट टीवी X Pro सीरीज एयर प्यूरिफायर 4 शामिल है। टीवी X Pro सीरीज Xiaomi का पहला स्मार्ट टीवी है जो गूगल टीवी को सपोर्ट करता है। वहीं स्मार्ट एयर प्यूरिफायर 4 कुल 463 स्क्वायर फीट के एरिया की एयर को प्योर करता है। इसे फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। Xiaomi ने स्मार्टर लिविंग 2023 इवेंट में रोबोट वैक्यूम मॉप 2i और बियर्ड ट्रिमर 2C भी लॉन्च किए हैं। इस वैक्यूम में 450 मिलीलीटर डस्ट कंपार्ट हो सकता है और 270 मिलीलीटर पानी भरा जा सकता है। वहीं ट्रिमर 2C में 90 मिनट का रन टाइम मिलता है, जिसके साथ मल्टीपल अटैचमेंट्स भी दिए गए हैं। Realme ने इंडियन मार्केट में Narzo N55 लॉन्च कर दिया है। इसे 2 वेरिएंट में उतारा गया है। दोनों में 64 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh बैटरी मिलती है। MediaTek Helio G88 प्रोसेसर दिया गया है। ये 2 प्राइम ब्लू और प्राइम ब्लैक कलर ऑप्शंस में आते हैं। 4GB वेरिएंट वाले की कीमत 10,999 रुपए है। वहीं 6GB वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपए है। डेल ने एलियनवेयर और इंस्पायरन सीरीज के 4 नए लैपटॉप्स लॉन्च किए हैं। इनमें एलियनवेयर M18 X16 और इंस्पायरन 16 और 16 2-in-1 शामिल हैं। ये सभी लैपटॉप्स 13th जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर से लेस हैं। इसकी शुरुआती कीमत 96,490 रुपए है। वीवो ने इंडियन मार्केट में T2 5G सीरीज लॉन्च कर दी है। इस सीरीज में 2 स्मार्टफोन्स हैं, Vivo T2 और Vivo T2X। Vivo T2 में मिलता है स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर, वहीं T2X में मिलता है MediaTek Dimensity 6020 5G चिपसेट। दोनों ही फोन Android 13 पर बेस्ड हैं। WhatsApp लाया यूजर्स के लिए खास फीचर। इस फीचर का नाम कंपेनियन मोड है। अब एक ही नंबर से 4 अलग अलग स्मार्टफोन्स पर WhatsApp अकाउंट चला सकते हैं। फिलहाल ये फीचर बीटा टेस्टर के लिए रोल आउट किया गया है। फायरबोल्ट ने लॉन्च की रॉक स्मार्ट वॉच। इसमें 1.3 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है, जिसकी 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। इसमें 110 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स मिलते हैं। वहीं हेल्थ के लिए मिलते हैं SP02 ट्रैकर, स्लीप साइकिल मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर जैसे शानदार फीचर्स। इसकी कीमत है 2,799 रुपए।
फास्ट्रैक ने भी इंडियन मार्केट में लॉन्च की FS1 स्मार्ट वॉच। इसमें 1.95 हॉरिजन कर्व डिस्प्ले, ATS चिपसेट और ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट मिलता है। साथ ही इस वॉच में इनबिल्ट एलेक्सा, 100 से ज्यादा स्पोर्ट मोड, ऑटो स्ट्रेस मॉनिटर, SP02 और स्लीप मॉनिटर जैसे कंट्रोल मिलते हैं। IP68 वाटर रेसिस्टेंट वाली इस वॉच की कीमत है 1995 रुपए। ट्विटर से लेगेसी ब्लूटिक हटाने की फाइनल डेट सामने आ गई है। एलन मस्क ने एक बार फिर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। मस्क ने ट्वीट किया कि 20 अप्रैल से लेगेसी अकाउंट से ब्लूटिक हट जाएंगे। मतलब जिन यूजर्स ने पुराने प्रोसेस से ब्लूटिक लिया था, उनके ब्लूटिक हट जाएंगे। जो यूजर ट्विटर का ब्लूटिक सब्सक्रिप्शन लेगा, सिर्फ उनके ही अकाउंट में ब्लू वेरिफिकेशन मार्क मिलेगा। YouTube यूजर्स के लिए आया Spotify जैसा नया फीचर। इस फीचर का नाम रियल टाइम लिरिक्स है। अब यूजर्स को YouTube म्यूजिक में सॉन्ग सुनते वक्त लिरिक्स भी नजर आएंगी। साथ ही YouTube एल्बम क्रेडिट भी देगा। इसे एंड्रॉइड और iOS यूजर्स दोनों के लिए जारी किया गया है। तो ये थी टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। फ्रांस में पेंशन बिल के खिलाफ चल रहा आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पेंशन बिल पर संवैधानिक परिषद का फैसला आने से एक दिन पहले भी पेरिस में विरोध जारी रहा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में गुरुवार को पेंशन सुधारों के विरोध में कई जगह प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए भारी संख्या में पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। झड़प में एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया, जिसे उसके साथी मौके से उठाकर ले गए। ट्रेड यूनियन बिल की वैधता पर संवैधानिक परिषद के आने वाले संभावित फैसले का विरोध कर रहे हैं। इस बिल में रिटायरमेंट की आयु 2 साल बढ़ाकर 64 साल कर दी गई है। माना जा रहा है कि संवैधानिक परिषद सरकार के फैसले पर ही मुहर लगा दे। इसी आशंका के चलते फैसले के एक दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों को आशंका है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अलोकप्रिय पेंशन सुधार योजना को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। अगर संवैधानिक परिषद अपनी मंजूरी दे देती है तो कुछ चेतावनियों के साथ सरकार कानून को लागू करने की हकदार होगी। इसके बाद आशंका है कि फ्रांस में विरोध प्रदर्शन और बढ़ जाएं। अमेरिका के फ्लोरिडा में बारिश और बाढ़ के कहर ने तबाही मचा दी है। जहां देखो केवल तबाही का ही मंजर नजर आ रहा है। अमेरिका के फ्लोरिडा में बाढ़ और बारिश ने तबाही का मंजर पैदा कर दिया है। दक्षिण फ्लोरिडा में सड़कों पर भरे पानी को निकालना शुरू कर दिया गया है। भयंकर तूफान के बाद बड़ा सफाई अभियान शुरू किया गया है। फ्लोरिडा में कुछ ही घंटों में 2 फीट से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जिसने पूरे प्रांत में बर्बादी का मंजर पैदा कर दिया। भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ के बाद फोर्ट लॉडरडेल हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। फ्लोरिडा की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। फोर्ट लॉडरडेल में इमरजेंसी घोषित की गई है। कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक फोर्ट लॉडरडेल हॉलीवुड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 25 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। हवाई अड्डे के आज खुलने के आसार हैं। कुछ जगहों पर अभी और भी बारिश का अनुमान जताया गया है। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक कुछ इलाकों में 20 इंच तक बारिश हो सकती है। फ्लोरिडा में सोमवार से बारिश शुरू हुई थी। बुधवार की दोपहर और शाम को सबसे तेज बारिश दर्ज की गई है। रेड क्रॉस इन इलाकों में मदद करने के लिए गुरुवार सुबह तक पहुंच पाया। तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दें। #ZINDIA360 याद रखिएगा। कोई राय को सुझाव हो तो जरूर भेजें। नमस्कार।